नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग शोरगुल यानी कि नॉइज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे स्वास्थ्य पर या हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे साइकोलॉजी पर, इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक कि जो शोरगुल है, जो ध्वनि प्रदूषण है या अधिक ध्वनि जो हमें कष्टप्रद लगती हैं, ऐसे ध्वनि का इफ़ेक्ट तब भी बहुत नकारात्मक होता है जब हम किसी कार्य वातावरण में अपने किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लगे हुए हों। तो ऐसे में भी अगर ध्वनि कोलाहल हो तो उस पे भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। हमारे दैनिक जीवन में शोर एवं ध्वनि प्रदूषण की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो हमारी कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। हमारे दिनचर्या के क्रम में एक समय जो ध्वनि हमें अच्छी लगती है, हमें प्रिय लगती है, किसी खास समय में वही ध्वनि हमें कष्टप्रद लगती है, अच्छी नहीं लगती। और ऐसा महसूस किया गया है, ऐसा महसूस नहीं कहें तो ऐसा पाया गया है, ऐसा रिसर्च कहता है कि हमारे जो कान हैं वो हर तरह के आवृत्ति वाले ध्वनि को नहीं सुन सकते। इसके परास की एक सीमा है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, 20 से कम या 20,000 से अधिक को वह नहीं सुन सकता। हम अपने दैनिक जीवन में जो आवाज़ उत्पन्न होती है, चाहे वो हमारी बातचीत की हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की, उन सारे का अगर क्रमबद्ध देखा जाए तो कितने कितने आवाज़ होते हैं, उसको डेसिबल में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जो दिन प्रतिदिन के वातावरण में शोरगुल है, उसमें एक होता है कि हम लोग बहुत धीरे धीरे गुपचुप बातचीत करते हैं, वो 10 से 20 डेसिबल का होता है। इसके बाद जो घरों में एक समान कोलाहल होता है, वो 20 से 40 डेसिबल का होता है। इसी तरह से एक सामान्य बातचीत जो लोगों के बीच होती है, वो 30 से 60 डेसिबल का होता है। इसके अलावे ऑफिस में या कार्यालय में, एक ऑर्गेनाइजेशन में 60 से 75 डेसिबल तक की ध्वनि होती है। और जिस तरह हम लोग रेलवे स्टेशन वगैरह में जाते हैं या इस तरह अपने चौराहे में, मोहल्ले में, तो उसमें ऐसा पाया गया है कि 60 से 130 डेसिबल ऑलमोस्ट ध्वनि होती है। और सड़क यातायात, गाड़ियों के हॉर्न और उसके जो आवाज़ होते हैं हॉर्न के, वो औसतन 140 डेसिबल तक की होती है। इस तरह से अगर देखें तो हम अपने दैनिक जीवन की जो सामान्य समयावधि है, उसमें अधिकतम 20 से 40 डेसिबल पर एकाग्रतापूर्वक, सुविधापूर्वक कार्य कर सकते हैं। अगर इन ध्वनियों की बात करें, जो आवाज़ दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में देखते हैं कि जो जो आवाज़ हम सुनते हैं, इसके बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि परिवार और समाज में लोगों द्वारा तेज़ आवाज़ में बातचीत करना, चिल्लाकर पुकारना, फिर मन की मौखिक अभिव्यक्ति को चिल्लाकर प्रस्तुत करना, फिर घरेलू उपकरण, साज सामान को ज़ोर से उठाना रखना, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर और मनोरंजन के विविध उपकरणों को तीव्र आवाज़ से बजाना, या फिर विवाह या किसी समारोह में, धार्मिक आयोजनों में कीर्तन व भजन मंडली द्वारा तीव्र लाउड स्पीकरों का प्रयोग व उनसे उत्पन्न तीव्र शोर, इन सब में सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ मशीनी उपकरण व अन्य साज सामान के उपयोग से भी उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता शोर विकट स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। हम देखते हैं कि कई बार जो पूजा का समय होता है, सरस्वती पूजा है या अन्य किसी तरह का पंडाल बनाया गया है, उसमें पूजा हो रहा है, तो वहाँ रात भर लाउड स्पीकरों पर भजन, कीर्तन, व्याख्यान एवं प्रवचन चलते रहते हैं। साथ ही व्यावसायिक विज्ञापन, प्रचार व प्रसार कार्यक्रम आदि भी तीव्र ध्वनि प्रसारण द्वारा किया जाता है। और
ये भी हम लोग देखते हैं कि उस क्षेत्र में जहाँ पे इस तरह से पंडाल बनाए गए हैं या ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ मोहल्ले और उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, सामान्य जन, उनकी सुख सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है और इससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमें जो बहुत शोरगुल में हम रहते हैं तो हमें एक तरह की इरिटेशन धीरे धीरे महसूस होने लगता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो इसके रिपोर्ट के अनुसार एक निर्धारित समय व स्थान में यदि 75 डेसिबल आवृत्ति की आवाज़ लगातार 6 घंटे सुनाई दे तो व्यक्ति के कान सुनने लायक नहीं रह सकते। यदि शोर की तीव्रता 70 से 90 डेसिबल की है तो मनुष्य की श्रवण शक्ति 20% रह जाएगी। शोर के 80 से 100 डेसिबल स्तर के होने पर व्यक्तियों का बहरा होना स्वाभाविक है। यदि शोर लगभग 120 डेसिबल से 160 डेसिबल के स्तर का है तो कान के पर्दे फट भी सकते हैं एवं कान व श्रवण शक्ति संबंधित अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगर लोगों के कार्यक्षमता पर बात करें तो पिछले एक दशक में यह अनुभव किया गया है कि तीव्र ध्वनि प्रदूषण से कुल कार्यशील जनसंख्या की कार्यक्षमता अनुमानतः औद्योगिक क्षेत्रों में 20 से 38%, वाणिज्यिक क्षेत्रों में 15 से 28% एवं समाज के अन्य कार्यकारी क्षेत्रों में 10 से 18% तक गिर जाती है। ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित मानव शरीर अनेक रोगों, विकारों, चिंताओं एवं दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है। अत्यधिक शोरगुल या ध्वनि प्रदूषण से कार्यक्षमता का ह्रास होता है, श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, थकान आदि अनेक व्याधियां एवं रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता से उत्पन्न मानसिक तनाव व चिड़चिड़ापन अनेक रोगों का कारण बन जाता है। शहरी क्षेत्रों में प्रायः उच्च रक्तचाप, सांस की बीमारियों के लिए मानसिक तनाव का 8 से 20% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 6% योगदान पाया जाता है। भारत में भी अनेक महानगरों में अनेक बीमारियों एवं दुष्प्रवृत्तियों के बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिसमें कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर आदि सर्वाधिक शोर वाले महानगर हैं, जहां दिन और रात के शोर का स्तर अधिकतम 120 डेसिबल तक पहुंच जाया करता है। एक अनुमान के अनुसार यदि प्रदूषण की विकट स्थिति इसी प्रकार रही या बढ़ी तो कुछ और महानगरों के लगभग 15% निवासियों की आगामी 15 से 20 वर्ष के भीतर श्रवण शक्ति कम होने या उनके बहरे होने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसके जो प्रभाव हैं या ये जो ध्वनि प्रदूषण बढ़े जा रहा है, इसके समाधान के भी कुछ उपाय हम लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके समाधान के लिए अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति उत्तरदायित्व लेगा तो ही संभव है। ध्वनि प्रदूषण की भयावह स्थितियों की रोकथाम के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को अंगीकृत किया जा सकता है। मूलतः यदि मानव जीवन के नियामक क्षणों को संवारना है व जीवन के अस्तित्व को बचाना है तो समाज के हर व्यक्ति, वर्ग व समुदाय का यह दायित्व बनता है कि वह अपना योगदान दे। इसमें अगर देखा जाए तो पारिवारिक व सामाजिक जीवन ध्वनि प्रदूषण से संबंध अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की व्याख्या के अनुसार कोई भी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा यह नहीं कहती कि कोई आयोजन, अनुष्ठान एवं ईश्वर की प्रार्थना
अन्य व्यक्तियों की शांति भंग करके की जाए या ऐसे समारोहों में लाउड स्पीकरों और ढोल नगाड़ों का प्रयोग किया जाए। यदि किसी संप्रदाय में ऐसी परिपाटी है भी तो उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना हो। और इस संबंध में कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं, जैसे घरों में तेज बोलकर चिल्लाकर आवाज़ देने की जो हमारी आदत होती है उसे हम अपने विवेक से अपने में नियंत्रण करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी है कि बड़े मकानों के विभिन्न कमरों में अपने स्वजनों को बुलाने या बात करने के बजाय आवाज़ देने के यदि हम स्वयं जाकर धीमी आवाज़ में बात करें तो इससे भी कुछ हम अपने स्तर से आवाज़ जो शोरगुल हो रहा है अनायास उसे कम कर सकते हैं। तीसरा है घरों में, विशेषकर रसोई घर में, स्नानागार में प्रयुक्त उपकरणों, मशीनों एवं साज सामानों आदि के रखरखाव, संचालन एवं टिकाऊपन पर तकनीकी रूप से देखभाल जरूरी है। मनोरंजन के उपकरणों को भी ध्वनि की सहनीय क्षमता के अनुरूप संचालित करके उनकी आवाज़ को कंट्रोल करके भी हम कुछ हद तक ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजा के अपना मनोरंजन करते हैं, तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने विवाह समारोह में, धार्मिक अनुष्ठान में और उत्सव में, मेलों में, त्योहारों में इस तरह से भी हम लोग शोरगुल करते हैं और इसमें बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे भी अगर कुछ नियंत्रण किया जाए तो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों जैसे चौराहे पे, बाज़ार और रेस्टोरेंट कर दुकान में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, सिनेमाघर व मंदिर में होने वाले शोर को सीमित करने में जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का योगदान होता है वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन केवल प्रशासन से चीज़ें नहीं बदलेंगी। हर व्यक्ति को उत्तरदायित्व लेना होगा और हम नागरिकों का व्यापक एवं सकारात्मक योगदान हो तो ये संभव है कि ध्वनि की जो बढ़ोतरी हो रही है, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण के कारणों, प्रभावों एवं उपचारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे भी जागरूक हों। साथ ही जन जागरूकता लाने के लिए कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण बन सके, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक मोहल्ले एवं कॉलोनी में नागरिक समितियां गठित की जाएं ताकि अनावश्यक शोर पर नियंत्रण के लिए आम सहमति बनाई जा सके। ध्वनि प्रदूषण के नियम 2000 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि की औसत सीमा 55 डेसिबल तक होनी चाहिए और शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान एवं न्यायालय के 100 मीटर के भीतर यह स्तर औसतन 50 डेसिबल का होना चाहिए। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं और किस तरह से इसके रोकथाम भी किए जा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आप लोगों के लिए कुछ नॉलेजेबल ज़रूर रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।